तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। अभी तक के वीडियोज़ में हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को कंप्लीट किया है और आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी को। और प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एनसीईआरटी कहता है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सबस्टेंसेज मूव फ्रॉम वन सेल टू द अदर, वेदर ऑल सबस्टेंसेज मूव इन अ सिमिलर वे इन द सेम डायरेक्शन एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सबस्टेंसेज। तो सवाल पूछता है कि क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि जो पानी होता है रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट में, वो लंबे लंबे ट्रीज़ में यानी कि टॉप तक ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है। उसमें दिल तो नहीं होता है जिस तरह से इंसान में दिल होता है, हार्ट होता है ब्लड पंप करने के लिए। इस तरह से उनमें कोई ऑर्गन तो नहीं है जो कि पानी को ऊपर पंप करे, या फिर ना तो कोई मोटर ही लगा है। तो कैसे पहुंचता है? फिर से कहता है, for that matter how and why substances move from one cell to the other। आखिर में सबस्टेंसेज एक सेल से दूसरे सेल में क्यों मूव करते हैं? जब आप प्लांट पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, प्लांट फिजियोलॉजी को, तो आप जान पाएंगे कि जो सबस्टेंसेज होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि फॉर दैट मैटर हाउ कैसे, और वाई सबस्टेंसेज मूव फ्रॉम वन सेल टू दी अदर, एक सेल से दूसरे सेल में सबस्टेंसेज क्यों और कैसे मूव करते हैं। वेदर ऑल सबस्टेंसेज मूव इन अ सिमिलर वे, क्या सभी सबस्टेंसेज एक ही तरीके से मूव करते हैं? जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, एक होता है सिम्प्लास्टिक, एक होता है एपोप्लास्टिक वगैरह वगैरह। बहरहाल क्या सब एक ही रूट अख्तियार करते हैं, एक ही रूट से जाते हैं, ये पूछता है। इन द सेम डायरेक्शन, क्या एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं? वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सबस्टेंसेज, क्या यह फ्री बिना एनर्जी के हो जाता है ये सब प्रक्रियाएं प्लांट में, या फिर इनके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? क्या है पूरा मामला? यही सब सवाल ये पूछता है। तो प्लांट्स नीड टू मूव molecule over very long distances much more than animals do. They also do not have a circulatory system in place। तो कहता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट को मॉलिक्यूल्स बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक मूव कराना पड़ता है एनिमल्स की तुलना में। अगर एनिमल्स में अगर बात की जाए तो उसे सर तक मूव कराना पड़ेगा और ब्लड को, इसके अलावा जो कि ऊंचाई में है, और बाकी जो शरीर के निचले हिस्से हैं वहाँ तो आसानी से पहुँच जाएगा, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा। लेकिन इनमें तो कई फीट्स, कई 100 फीट्स तक ऊंचे जो प्लांट्स हैं उनमें टॉप तक पहुँचाना रहता है। तो जाहिर सी बात है लंबे डिस्टेंसेस तक पहुँचाना होता है, और इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है जैसा कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में हार्ट होता है पंपिंग के लिए, ना तो कोई मोटर ही लगा है। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem। जो वाटर रूट्स के ज़रिए से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उस वाटर को लगभग प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचना होता है। और ग्रोइंग स्टेम का जो टिप होता है, टिप का जो ग्रोइंग स्टेम होता है यानी कि सबसे टॉप में, वहाँ तक भी पहुंचना होता है। अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, सारे पार्ट्स में पहुंचना होता है इंक्लूडिंग वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। ग्रोइंग स्टेम का सबसे ऊंचा वाला जो टिप है वहाँ तक समेत पहुंचना होता है, ये कह रहा है। द फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स हैव आल्सो टू बी मूव टू ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। इसके अलावा लीव्स में, ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से जो कुछ फूड
प्लांट सिंथेसाइज करता है उन फूड्स को भी प्लांट्स के फ़र्क पार्ट्स तक पहुंचना होता है, सारे सेल्स तक पहुंचना होता है उनके कंटिन्यूटी के लिए। यहाँ तक कि रूट के टिप्स में जो कि सॉइल के अंदर गड़े हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वहाँ तक भी उन फूड्स को पहुँचना पड़ता है। तो मूवमेंट across short distances say within a cell, the cell across the membranes and from cell to cell within the tissues has also to take place। इसके अलावा सेल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विथिन द सेल, सेल के अंदर छोटे छोटे डिस्टेंसेज में, और इसके अलावा मेम्ब्रेन्स को पास करते हुए एक सेल से दूसरे सेल, उनके बीच में जो दरमियानी मेम्ब्रेन है, परत है, पर्दा है, उस पर्दे को पास करते हुए एक सेल से दूसरे सेल तक भी जो है पहुंचना होता है सबस्टेंसेस को। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स वन वुड हैव टू रिकलेक्ट one's basic knowledge about the structure of the cell and the anatomy of the plant body। तो क्या कहता है कि इस चीज़ को समझने के लिए कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस कैसे होते हैं प्लांट्स में, कैसे वो इफ़ेक्टिव होते हैं, इस बात को समझने के लिए किसी एक शख्स को जो है रिकलेक्ट करना पड़ेगा, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। किस चीज़ के बारे में? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल होता कैसे है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए। हमने सेल पर वीडियो बना रखा है, आप उसको 1 बाय 1 कर देख सकते हैं। और एनाटमी ऑफ प्लांट्स बॉडी, इसके अलावा प्लांट किन किस्म के सेल्स, किन टाइप के टिश्यूज से बना हुआ होता है, कैसे बनता है, इन चीज़ों का इल्म होना भी बेहद ज़रूरी होता है। तभी एक इंसान ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन प्लांट्स में होने वाले ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को समझ पाएगा। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूज़न। इसके अलावा हमें डिफ्यूज़न क्या होता है इसके बारे में भी समझ होना चाहिए। तो डिफ्यूज़न सिंपली किसी एक परमिएबल मेम्ब्रेन से, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और सिंपली एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को एक तरफ से दूसरे तरफ पास होने दे, तो वो जो प्रक्रिया से मेम्ब्रेन से पास होकर गया बिना एनर्जी यूटिलाइज़ किए, उसी प्रक्रिया को, पास होने वाली प्रक्रिया को ही डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न, जैसा कि आपने अक्सर कर केमिस्ट्री वगैरह में सुना होगा, डिफ्यूज़न ऑफ गैस फ्रॉम अ होल, किसी एक होल से गैस कुछ इस तरह से निकलता है तो उसे डिफ्यूज़न कहा जाता है। बिसाइड्स गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस, इसके साथ ही साथ केमिकल पोटेंशियल और आयंस का समझ होना भी ज़रूरी है। तो कोई भी मेटल है, कोई भी जो है एलिमेंट है, अगर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है या फिर कम है तो वो चार्ज्ड होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को ही, चार्ज्ड फॉर्म के एलिमेंट्स को ही आयंस कहा जाता है, जैसे के पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। ऐसे केमिकल पोटेंशियल जो वर्ड है आपको आगे समझ में आएगा, इसमें बता रखा है वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल वगैरह वगैरह के बारे में। तो हम देखते जाएंगे और एक एक चीज़ को समझते जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि एक किस्म का प्रेशर के बारे में कहना चाह रहा है, तो ये एक किस्म का प्रेशर होता है, केमिकल पोटेंशियल। व्हेन वी टेक ऑफ द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेज, यानी कि एक, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो काफ़ी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें जो पानी है या फिर सॉल्वेंट है बाहर से खुद ब खुद खिंचता हुआ चला आता है, तो भी ये भी एक किस्म का उसमें खूबी है गोया कि प्रेशर अप्लाई करने का, तानने का, सक्शन प्रेशर अप्लाई करने का। तो इस तरह से मतलब केमिकल पोटेंशियल, केमिकल का भी कुछ प्रेशर, इस तरह से आप समझ लीजिए और आगे इसे क्लियर होगा ही। When we talk of the movement of substances, we need first to define what kind of movement we are talking about and also what substances we are looking at.
इस चीज़ को समझने से पहले कि टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट के बारे में, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस किस्म के मूवमेंट की बात कर रहे हैं और व्हाट सब्सटेंसेस वी आर लुकिंग एट, और वो कैसे किस्म के सब्सटेंसेस की मूवमेंट है, किस किस्म का मूवमेंट है और किन चीज़ों को, किन सब्सटेंसेस को मूव करा रहा है, इन दो चीज़ों को समझना होगा। इन अ फ्लावरिंग प्लांट दी सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एक फ्लावरिंग प्लांट में वो सब्सटेंसेज और कोई फ़र्क चीज़ नहीं, बल्कि कुछ वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स हैं। तो यही वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट में, एक प्लांट में जिनका मूवमेंट होना होता है। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंसेज मूव बाय डिफ्यूज़न। अगर चंद छोटे छोटे डिस्टेंसेज तक उन्हें मूव कराना है तो ये काम तो डिफ्यूज़न भी करा सकता है। और एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर छोटे डिस्टेंसेज में मूव कराना है तो ये काम डिफ्यूज़न प्रक्रिया से हो सकता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की सहायता से भी हो सकता है, जो कि फर्दर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मदद ले रहा होता है, या फिर यूँ कहा जाए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रक्रिया से भी हो सकता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिंपली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो सपोज़ यहाँ कोई सब्सटेंस है तो वो साइटोप्लाज्म के साथ मूव करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा, और जाहिर सी बात सप्लीमेंटेड के माने मदद किया हुआ। इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को फर्दर मूव कराते वक्त कौन मदद करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मदद करता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की सहायता से जो किसी सब्सटेंस को इन या फिर आउट कराया जाता है पंप्स के थ्रू, तो ऐसे जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सहायता से, के मदद से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराते हुए भी सब्सटेंसेस को स्मॉल डिस्टेंसेस तक मूव कराया जा सकता है। यानी कि पहले सेल में पहुंचाया जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, उसे लो से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ जो है क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हुए, एनर्जी यूटिलाइज़ करते हुए ढकेला जाए। जब वो सेल में आ जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसे छोटे डिस्टेंस तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो कि फर्दर सहारा लेता है किसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, वो भी क्या करा सकता है? स्मॉल डिस्टेंसेस तक मूवमेंट करा सकता है चीज़ों का। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो स्मॉल डिस्टेंसेस लिख लीजिए, बाय डिफ्यूज़न बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह से आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज प्रोसीड्स थ्रू दी वास्कुलर सिस्टम, द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जबकि लंबे डिस्टेंसेस तक, दूरी तक, प्लांट्स में दूरी तक क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराने के लिए, इन सब्सटेंसेस का जिनका हमने जिक्र किया, इन सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराने के लिए जो है वास्कुलर सिस्टम का सहायता लेना पड़ता है। हाँ, मगर जो ह्यूमन का वास्कुलर सिस्टम होता है, एनिमल का होता है, उसमें हार्ट होता है। इनके वास्कुलर सिस्टम में हार्ट नहीं होता, बल्कि जाइलम और फ्लोएम जैसे जो है टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें वास्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है। इनका काम ही होता है चीज़ों की मूवमेंट कराना। अगर आप प्लांट एनाटॉमी चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं जो कि फ़र्क किस्म के टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जिस तरह से ब्लड वेसल्स ब्लड को सर्कुलेट कराने में मदद करता है शरीर भर में एनिमल्स में, बस उसी तरह इनका भी काम यही होता है कि ये जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है ज़रूरी सब्सटेंसेस को मूव कराने में एक कैनल की तरह, एक वेसल की तरह काम करते हैं। और इस तरह से वास्कुलर सिस्टम, प्लांट का वास्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ की सहायता से अगर ट्रांसपोर्ट कराया जाता है सब्सटेंसेस का, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को ही ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता रहा है।
आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में सबस्टेंसेस, कौन सी वो सबस्टेंसेस है जिनका मूवमेंट होता है प्लांट्स में, ये जानने के बाद और कैसे होता है, यानी कि किन टिश्यूज़ की सहायता से होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन चीज़ों को समझने के बाद आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर में वो डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा होता है। एनसीईआरटी ये कहता है। तो इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू दी स्टेम्स। तो जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, सिंपली प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में जब जाइलम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है सबस्टेंसेस में से, वाटर और कुछ मिनरल सैप्स। तो यही दो चीज़ जो मेन है, वाटर और मिनरल्स, जो कि जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है जिनका, ये यूनिडायरेक्शनल वे में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि रूट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और स्टेम्स होते होते स्टेम के तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ से फर्दर जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाते हैं या फिर भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, उसे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू है, वास्कुलर टिश्यू, जो कि प्लांट्स में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दरअसल रूट्स से स्टेम्स की तरफ होता है। तो आपको जाइलम लिखना है, वाटर और मिनरल्स पर अंडरलाइन कर लेना है, और यूनिडायरेक्शनल रूट्स टू स्टेम्स पर अंडरलाइन कर लेना है। और बार बार आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। एग्ज़ाम टाइम पर कम मेहनत करने से भी, फास्ट देखने से भी आपको चीज़ें आसानी से जल्दी से रिकल हो जाएं। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। जबकि कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टी डायरेक्शनल वे में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि वो सिर्फ रूट से स्टेम की तरफ ही नहीं, स्टेम से रूट की तरफ भी कर सकते हैं, स्टेम से टिप की तरफ भी कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other parts of the plants including storage organs। तो जैसा कि हमने जाना था कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान लीव्स ही वो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है और फूड बनता है। तो ये फोटोसिंथेटिक लीव्स में सिंथेसाइज किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड्स को लगभग प्लांट्स के हर एक अंग तक, पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, और ख़ास करके जो बच जाता है उसे स्टोरेज ऑर्गन्स तक भी पहुंचाना होता है, ताकि वहां जाकर वो स्टोर हो जाए। अब स्टोरेज ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने आलू देखा होगा, आलू एक स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है, वो स्टेम है, उस प्लांट का वो स्टेम है, उसमें बड्स पाए जाते हैं, वो स्टेम है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो क्या भी है, उसमें नोट्स पाए जाते हैं, वो स्टेम है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो क्या भी है, वो एक स्टोरेज ऑर्गन्स है, यानी कि बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स को, फूड्स को वो स्टोर करने के काबिल होता है। बस इसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स हैं हमारे लिए, लेकिन एक प्लांट के लिए वो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं जिनमें वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को, सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट्स को जमा कर रखता है। तो आपको अंडरलाइन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद में क्या कहते हैं, एक्सपोर्टेड ऑल पार्ट्स, उसके बाद में इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और बार बार रिवाइज करना है। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। जबकि ज़रूरत पड़ने पर वो बाद में इन स्टोरेज ऑर्गन्स से वापस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स इनटू द स्टेम, लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन्स। जाहिर सी बात है, जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो ज़मीन में मौजूद होते हैं, और जो है रूट ही वो होता है, अंग होता है प्लांट का, जो कि उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हुए रूट से
किस तरफ, स्टेम के तरफ, लीव्स के तरफ मूव करते जाते हैं, और ग्रोइंग रीजन जहाँ उनकी ज़रूरत है सख्त, वहाँ पर उन्हें भेजा जाता है। तो आपको अंडरलाइन करना है मिनरल न्यूट्रिएंट्स टेकन अप रूट्स, उसके बाद में इनटू स्टेम, लीव्स, ग्रोइंग रीजन्स। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और बार बार देखकर बिना देखे प्रैक्टिस करना है। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगोज सीनेसेंस, nutrients may be withdrawn from such regions and move to the growing parts। जब कभी ऐसा होता है कि प्लांट का कोई एक पार्ट, सपोज मानो लीव्स है, लीव्स में भी कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब जमा किए जाते हैं, तो जब उसकी एजिंग होती है, यानी कि जब वो अगर सिंपल वर्ड में, सबसे सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो गिरने वाला होता है डिटैच होकर प्लांट से, तो ऐसे वक्त में उस ऑर्गन से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वापस ले लिया जाता है प्लांट द्वारा। न्यूट्रिएंट्स में भी विथड्रॉन, वापस ले लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं फ्रॉम सच रीजन्स, मूव टू दी ग्रोइंग पार्ट्स, और उसके बाद में जहाँ ग्रोथ हो रहा है, ताज़ा ताज़ा ऑर्गन्स बन रहा है, वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है, मूव करा दिया जाता है। तो आपको क्या लिखना, अंडरलाइन करना है, सीनेसेंस को अंडरलाइन करना है, न्यूट्रिएंट्स विथड्रॉन अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद में मूव्ड ग्रोइंग पार्ट्स को अंडरलाइन कर लेना और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू in very small amounts, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner, from where they are synthesized to other parts। तो हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप इसी यूनिट के सबसे आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको ऑक्सिन, इथाइलिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन वगैरह वगैरह जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं एंड अदर केमिकल सिग्नल्स, और अन्य जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, इनका भी ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में इनका ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। जाहिर सी बात है, जितना ज़रूरत होगा उतना ही कराया जाएगा, कम मात्रा से ही उनका जो फंक्शन है टारगेट ऑर्गन पर वो हो जाता है, इसीलिए कम मात्रा में उनका मूवमेंट कराया जाता है। बहरहाल इन हार्मोन्स का भी मूवमेंट कराया जाता है। तो आपको लिखना, अंडरलाइन करना है, हार्मोन्स, केमिकल सिग्नल्स ट्रांसपोर्टेड वेरी स्मॉल अमाउंट्स, समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। और बहुत ही पोलराइज्ड या फिर यूनिडायरेक्शनल मैनर में, जहाँ उनका काम है बस वहीं तक पहुँचे, कुछ इस अंदाज में, कुछ इतना स्ट्रिक्टली उन्हें क्या कराया जाता है, जहाँ वो सिंथेसाइज्ड हुए होते हैं वहाँ से उन टारगेट ऑर्गन्स की तरफ, पार्ट्स की तरफ भेजा जाता है, मूव कराया जाता है। Hence in a flowering plant there is a complex traffic of compounds but probably very orderly, moving in different directions, each organ receiving some substances and giving out some others। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि जो एक फ्लोरिंग प्लांट है उसमें जिस तरह से हम सड़कों पर ट्रैफिक देखते हैं, गाड़ी का ट्रैफिक, बसेज का, ट्रक्स का, बस उसी तरह इनमें भी कंपाउंड्स का ट्रैफिक पाया जाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि कोई एक ऑर्गन कोई एक केमिकल दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, वहाँ से कोई दूसरा कंपाउंड उसमें एंटर कर रहा है। बस इस तरह से कोई एक दे रहा होता है, कोई दूसरा रिसीव कर रहा होता है, लेकिन बहुत प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली, बहुत ऑर्डरली तरीक़ा से ये काम हो रहा होता है। रैंडम तरीक़ा से मतलब नहीं होता है, बस एक प्रॉपर पाथ को अपनाया जाता है, प्रॉपर वक्त को अपनाया जाता है। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी उन चीज़ों को इन या फिर आउट कराया जाता है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही ऑर्डरली मैनर में ये सारी चीज़ें, यानी कि फ़र्क डायरेक्शंस में सबस्टेंसेस का लेना देना लगा रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो यानी कि आपको फ्लोरिंग प्लांट कम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स, इस वर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो आपको एक सेंस आएगा कि अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट में जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक देखा जाता है, बस इसी तरह कंपाउंड्स का ट्रैफिक नज़र आता है फ्लावरिंग प्लांट्स में।
अब इसके बाद में जो दूसरा जो टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 25 मिनट का हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट करिए, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए। आज के लिए इतने ही। थैंक यू।